नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये नाम ही अपने आप में काफी है। अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी आज कहते हैं कि चाय बनाने से लेकर मगरमच्छ पकड़ने तक, वहां से लेकर हिमालय की गोद और वहां संन्यास लेने की बात सोचने तक, आरएसएस के प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम करना और उसके बाद देश के एक सबसे विकसित राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर सफलतापूर्वक बैठना और अब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की दौड़ में सबसे आगे रहना। नरेंद्र मोदी बहुत कुछ है बहुत लोगों के नजरिए से, लेकिन आइए आज आपको एक नए कलेवर में मोदी जी को आपके सामने पेश करते हैं उनकी कविताओं के जरिए। मोदी जी, स्वागत है न्यूज नेशन। दर्शकों को नमस्कार। आपकी कविता संग्रह है इसे, लेकिन आइए आज आपको एक नए कलेवर में मोदी जी को आपके सामने पेश करते हैं उनकी कविताओं के जरिए। मोदी जी, स्वागत है न्यूज नेशन। दर्शकों को नमस्कार। आपकी कविता संग्रह है आंख ये धन्य है। उसकी कुछ एक पंक्तियां, कुछ एक कविताएं, जिसकी एक शुरुआत मैं करता हूं। सफल हुआ तो ईर्ष्या का पात्र, असफल हुआ तो दया का पात्र। सफलता असफलता से परे तीसरे किनारे मात्र खड़े रहो। कायरता मन में समाती नहीं और परमात्मा की क्यों है परवाह। जीवन संपूर्ण जीर कर मैं चाहता हूं मरना। क्या कहना चाहते थे? आमतौर पर क्या होता है, लोगों का हर चीज में उनके दिमाग में ये रहता है, यार सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी जी। अब दुनिया में ये तो है कि भाई सफलता मिले तो आप ईर्ष्या का कारण बन जाते हैं और विफलता मिल गई तो कोई आपको पूछता नहीं जी। मैं कहता हूं कि इसके सिवाय भी कोई जिंदगी हो सकती है क्या? मझधार में खड़े रह करके जी हम जिंदगी को जी नहीं सकते क्या? और इसलिए मेरे दिमाग में से ऐसा ही निकलता है। लेकिन आपकी सफलता और असफलता पर बहुत लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि न सिर्फ आप असफल हों बल्कि विफल हो जाएं। जिस तरीके से आपके विरोधी लगातार आप पर प्रहार करते रहे, जिस भाषा का इस्तेमाल आपके लिए किया जा रहा है, अप्रत्याशित है। ऐसा शायद किसी भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए मैं मानता हूं कि अगर देश की जनता ने मुझे इतना प्यार न दिया होता जी, मेरा इतना सम्मान देश ने न किया होता, देश ने मेरा इतना समर्थन न किया होता, देश के नौजवानों में जो पागलपन छाया है वो न छाया होता, शायद ये कोई मुझे याद भी नहीं करते, पूछते भी नहीं मोदी कौन है, किस कोने में पड़ा है, कौन पूछता। तो ये कारण जो है जी, वो जनता के प्रेम के कारण है। तो मोदी का रोल बहुत कम है। नहीं, आपको नहीं लगता कि आपकी शख्सियत कुछ ऐसी हो गई है हाल फिलहाल, मतलब पिछले 15-1 सालों में, जब से आप गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर सामने हुए, स्थापित हुए, लोगों को लगा कि भाई नरेंद्र मोदी को टारगेट करो और आप आगे बढ़ोगे, नरेंद्र मोदी को घेरो आप आगे बढ़ोगे। क्या आप लोगों का आकर्षित करने? ये बात सही। मैंने एक दिन शायद यूके में मेरा एक इंटरव्यू हुआ था 2003 में, ऐसा ही एक सवाल मेरे पास आया था। मैंने कहा था देखो भाई, ये भी हो गया है कि 6 नाम निकालो आप जी, और उन 6 नामों के खिलाफ आपको बयान दो, तो 5 वाले नामों का आपका बयान उठता नहीं है, लेकिन मोदी के खिलाफ बोलोगे तो तुरंत क्लिक कर जाता है। तो जिसको खुद को पब्लिसिटी चाहिए उसको भी, अभी मुझे एक पत्रकार मेरा इंटरव्यू करने आए थे जी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी, सरकार में मंत्री है, वो उसको कहते थे कि भाई इंटरव्यू जो करना है करो जी, लेकिन आधे सवाल मोदी पर ही पूछो। सामने से कह रहे थे। तो बोले क्यों? नहीं, बोले तभी तो पब्लिसिटी मिलेगी। और बोले मैं ऐसा जम करके गाली दूंगा मेरी हेडलाइन मिल जाएगी। और एक्चुअली ऐसा उन्होंने किया जी। तो अब ये लोगों को लगता है कि पब्लिसिटी के लिए मोदी को गाली देने से मेरी गाड़ी चलती है जी, तो सरल कारोबार है तो करते रहते हैं लोग। तो आप भी लोगों को बढ़ावा देते हैं कि आओ मुझ पर टिप्पणी करो? नहीं, मैंने ऐसा मैं क्यों करूंगा, नहीं, ये तो मेरा रास्ता भी नहीं है जी। लेकिन इससे प्रोफेशनल हैजार्ड, अब मैं रोता रहूंगा तो क्या होगा? ठीक है, लेट देम एंजॉय। आपको दुख नहीं होता कभी? आपको ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा क्यों है कि नरेंद्र मोदी पर हर कोई टीका टिप्पणी करना पसंद करता है? आपकी बात बड़ी ही एकदम मन को छूने वाली बात है। देखिए, शुरू में बहुत होता था, जब मैं राजनीति में आया जी, तो मैं देख रहा था हल्की फुल्की बात भी विवादों में पड़ती थी जी। तो मुझे बड़ी पीड़ा होती थी, यार ये क्या हो रहा है। तो सरकार में आया तो मैं देख रहा था कुछ लेना देना नहीं, मुझे पता तक नहीं
ये गालियां क्यों पड़ रही हैं। फिर मुझे लगा कि प्रोफेशनल हिसाब है, मुझे दुखी होने के बजाय इसके साथ जी लेना सीखना चाहिए। फिर दूसरा, मैंने एक अपने आप को ट्रेन किया जी। ठीक है, आलोचना है, कहीं तो भी उसमें से अपने लिए अच्छा ढूंढ सकते हैं क्या। कितना ही बुरी गाली दे दे जी। कहीं कुछ निकलता है तो मैं उसमें से खोजता रहता हूं। बहुत ज्यादा नहीं मिलता है लेकिन माइनिंग करता रहता हूं, और कुछ मिल जाए जी। गौर आलोचना में से मिल जाए जी। तो मैं अगली बार मेरे शब्द प्रयोग बदलता हूं, मेरी बात बदलता हूं, मेरी बैठने उठने का तरीका बदलता हूं। जी। तो मैं, और इसलिए मैंने इस कविता लिखी है, शायद इसमें है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, जी। आपने लिया निकाला कि नहीं, कविता मैंने ऐसी लिखी है जी। और वो मेरे मन से लिखी हुई कविता है, और वो शायद मैंने बड़ी देर से लिखी हुई है। मैंने लिखा था कि जो लोग मुझे पत्थर मारते हैं, जी। मैंने अपना मन बना लिया है, जी। उसी पत्थर से मैं सीढ़ी बनाता हूं और उसी सीढ़ी पे चढ़ता हूं। तो क्या पूरी कविता के शब्द तो बड़े अलग हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसका स्पिरिट यही है, उसका भाव यही है। हाँ। तो क्या इसी की बानगी मिली कि जब आपके ऊपर चाय वाली की टिप्पणी की गई तो आपने ऐसा दे मारा, ऐसा दे मारा कि कांग्रेस इसके बाद उसका जवाब ढूंढ रही है। मैं हैरान हुई जी, मुझे वो टिप्पणी जब हुई जी। तो सिर्फ मोदी पे नहीं लगी थी, उसमें मुझे माइंड सेट के प्रति बड़ा पीड़ा हुई थी जी। कि एक चाय बेचना कोई पाप है क्या, गुनाह है क्या। कोई गरीब घर में बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ, जी। इससे आप ऐसी घृणा और नफरत से देखेंगे। ये जो माइंड सेट है ना जी। ये लोकतंत्र के लिए शोभा नहीं देता। तो मुझे जब ये आया तो मुझे देश के उन करोड़ों करोड़ों सामान्य मानवी मेरे दिमाग में आए, वो लाखों चाय बेचने वाले आए मेरे दिमाग में, उसकी मुझे बड़ी पीड़ा हुई। मैंने कहा मोदी को गाली दो ना, कौन मना करता हूं मैं, जी। लेकिन आप समाज के निचले तबके के लोगों को इस प्रकार से आप यानी हीन भाव से देखें, ये समाज का भला नहीं करता है। आपको लगता है कि 21वीं सदी के भारत में जहां बहुत सारे ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जो कि अच्छे परिवारों से आते हैं, उनकी नजर में एक आम आदमी की आज कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, और शायद इसीलिए चाय वाली टिप्पणी या फिर आपके एक सामान्य परिवार से आने की बात, जैसे कि आज अपने भाषण में अभी आप कहते हैं मैं एक गरीब माँ का बेटा हूं, क्या ये बात लोगों को खल जाती है इसलिए ये मानसिकता है? मैं बताता हूं, सबका ऐसा नहीं है जी। अब जैसे अडवाणी जी हैं, अडवाणी जी अच्छे परिवार से आते हैं, कॉन्वेंट में पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैंने कभी अडवाणी जी के वाणी वर्तन व्यवहार में किसी के प्रति ऐसा भाव नहीं देखा है। मैंने अटल जी को देखा है जी। कभी हमको लगता नहीं था कि ये कोई दूरी महसूस हो, हमने कभी नहीं देखा। ये पता नहीं इनका क्या है, हमको तो भाई समझ नहीं, हम तो कभी इनसे निकट तो हमारा संबंध आया नहीं है, हम उनको भी तो दूर से ही जानते हैं, इसलिए मैं उनकी आलोचना करूं वो भी मुझे शोभा नहीं देता है। लेकिन जो वाणी प्रकट करते हैं जी। वो वाणी ठीक नहीं है। दूसरा, आपने सुना होगा, कभी मैं इतने सालों से मुख्यमंत्री हूं, ये मेरी चाय वाला मेरा बैकग्राउंड जी कभी मालूम नहीं था। हाँ, हम लोग को बड़ा सरप्राइजिंग लगा। मैं आपको 96 से जानता हूं। हाँ, गुजरात में इसलिए कभी इसका पता जिक्र था, नहीं किया था मैं उस बताता तरीके हूं, से। गुजरात में पता था जी। लेकिन मैं कभी इसका उपयोग कभी बोलता ही नहीं था। क्यों कि ठीक है भाई, जिंदगी है, चलती है, क्या है। लेकिन जब भी हमारे कांग्रेस के लोग मर्यादा तोड़ करके अनाप शनाप आरोप लगाने लगे तो मुझे एक दिन कहना पड़ा कि भाई आप लोग क्या कर रहे हो, सोचो तो सही मोदी है कौन, उसकी जिंदगी क्या है। अच्छा, इसके बाद भी क्या किया उन्होंने, मेरे हिसाब से कम 1 डजन मीडिया वालों को मेरे गांव भेजा, बारी बारी से, खोजो यार कहीं मोदी झूठ तो नहीं बोलता है। तो उनको लेने का देना पड़ गया। फिर क्या हुआ कि वो जो हमारे पिताजी की वो छोटी सी कैंटीन थी, उसकी फोटो भी व्हाट्सएप पर चल पड़ी। तो लोगों का आश्चर्य होता है कि यार ये मोदी का पिताजी का ऐसा छोटा सा जगह था जहां पर ये चाय बेचते थे। तो ऊपर से ये नेगेटिव करने गए, पॉजिटिव हो गया। नहीं, जैसे आपकी टिप्पणी की, आपने अपने भाषणों में भी कहा कि आपकी माताजी किराए के ऑटो रिक्शे में बैठकर वोट करने गई। इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो क्या ये आम आदमी से जुड़ने की बात है, ये आपकी व्यक्तिगत अनुभव और व्यक्तिगत विचार है? मेरी माँ तो आज भी 8 बाय 8 के कमरे में रहती है जी। आज भी वो बेचारी हवाई चप्पल पहनती है, उसने जीवन में सुख वगैरह का सोचा नहीं जी। मुझे क्या कहना है कि जो देश में राजनेताओं को मैं कहना चाहता हूं,
कि क्या भ्रष्टाचार के बिना जी नहीं सकते क्या पैसे ही सब कुछ होते हैं क्या? और मैं देश की जनता को भी कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि जीवन में पैसा सब कुछ होता। मगर मैं 4 बार मुख्यमंत्री रहा हूं जी, और एक अच्छे राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, फिर भी मैंने कहा मेरी मां जी सकती है ऐसे, और इसलिए बुरा करना पड़ता है, राजनीति में तो चलता है जी। ये जो एक साइकोलॉजी डेवलप हुई है और राजनेताओं ने लोगों के मन में फिट कर दिया है जी, ये तो सही नहीं है जी। लोगों को पता चलना चाहिए कि आप सादगी से भी जी सकते हो, ईमानदारी से जी सकते हो। नहीं, आप जब कहते हैं कि ना मैं खाता हूं न खाने दूंगा, तो क्या ये मतलब है कि इस देश में जो लोकपाल को लेकर इतना बड़ा जन आंदोलन हुआ, लोग चाहते थे कि लोकपाल आए, भ्रष्टाचार पर नकेल कसी जाए, क्या वाकई में आप मानते हैं कि हमारे देश में भ्रष्टाचार को हम रोक सकते हैं? कि देखिए, आम आदमी जब भ्रष्टाचार की बात करता है तो मान के चलता है कि चाहे कुछ भी कर लो भाई, घूस तो देना ही पड़ेगा। इसको क्या आप रोक पाएंगे? दो चीजें हैं। देखिए, ये लोकपाल वगैरह विषय है ना जी, एक पोस्ट करप्शन ऑपरेशन है। करप्शन होने के बाद क्या जी, कानून हो, लोकपाल हो, तो बात की बात है। प्रिवेंटिव के पर सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल। हमारे देश में डिबेट को प्रिवेंटिव पर लाने की आवश्यकता है जी, हम पोस्ट करप्शन की बात बहुत की है, वो भी गलत है ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन प्रिवेंटिव पर भी देखना चाहिए। मैं उदाहरण देता हूं। मैं 87-88 में पॉलिटिक्स में आया। तब तो गुजरात में हमारे पास कुछ था नहीं। पहली बार हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जीते। जी, जीतने के 4-6 महीने के बाद भी शिकायत आने लगी, ये जनसंघ वाले हैं, भाजपा वाले हैं, करप्शन हो रहा है। मैं तो नया नया था, तो मेरा इन चीजों में जरा गर्मी ज्यादा थी, प्रैक्टिकल कुछ समझने के काम को। तो हमने साहब कॉर्पोरेटर को बुलाया, मैंने कहा क्या है भाई, लोगों को पूछा तो बोले ये बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो 10-10 रुपये देना पड़ता है ऊपर से, और जो लेता है वो कहता है मुझे ऊपर देना है। मैंने कहा है कौन ऊपर लेने वाला? तो ऊपर लेने वाला कोई ना था, वही रखता था। हमने कहा एक सॉल्यूशन है। मैंने कहा यहाँ बोर्ड लगाओ कि जो ऑफिशियली 5 रुपये एक्स्ट्रा फी देगा उसको 48 आवर में सर्टिफिकेट उसके घर पहुंच जाएगा। जी, इनकम बढ़ी, क्लार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई और सर्टिफिकेट पहुंच गया। करप्शन गया कि नहीं गया? बिल्कुल। उसी प्रकार से जी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की परमिशन कॉर्पोरेशन में लेनी पड़ती थी। मैं तो जब राज तो सीखने लगा, नया आया था, तो उसमें क्या होता था कि वो बेचारा अपना प्लान पास करने के लिए कॉर्पोरेशन में भेजता था। ये अफसर लोग जैसा मकान का साइज उनका रहता है, इतने फीट वाला है तो इतना करप्शन देना पड़ता। मैंने कहा क्या मतलब है भाई? मैंने क्या किया, मैंने सब आर्किटेक्ट्स को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया। आई एम टॉकिंग अबाउट 88। जी, मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई एक काम करो, मुझे आप 15 मीटर का घर हो तो क्या, 30 का हो तो क्या, 40 का क्या, 80 का, एक 10-10, 15-15 डिजाइन बना करके दे दो। और हमने ऑफिशियली एक 200 डिजाइन ऑफिशियली डिक्लेयर कर दी। इसमें मैंने कहा अगर आप लिखते हो भाई 9B की डिजाइन वाला मकान है मेरा, तो तेरे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, तुम अर्जी कर दो। करप्शन गया नहीं गया? सिंपल रास्ते हैं जी। जी, कोई इनिशिएटिव ले, समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा, 2 प्रकार के करप्शन है। एक, कभी रेलवे के अंदर किसी को जल्दी जाना है तो टीटी को दे दिया, वो दोनों को फायदा विन-विन वाले हैं। जी, सबसे बड़ी चिंता का विषय है पॉलिसी मेकिंग में करप्शन। जी, मैं एक ब्रिज बनाने के लिए देता हूं, ब्रिज वीक बनता है, क्यों? तो उसमें से मैंने 500 करोड़ मारा है, मैं देश का नुकसान करता हूं। देश के महत्वपूर्ण निर्णयों में इसको 0 टॉलरेंस होना चाहिए, कभी भी माफ नहीं करना। क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या आपको लगता है कि लोकपाल कानून अपने आप में काफी होगा? मैं बताता हूं जी, एक, स्टेट मस्ट बी पॉलिसी ड्रिवन। ब्लैक एंड व्हाइट में पॉलिसी करनी चाहिए। जी, और पॉलिसी में भी मैंने तो गुजरात में क्या किया है,